नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय हेलो शेषराज। भगवान की असीम आशीष कृपा भाई। है। हाय जसराज भाव। हाय हाय हाय। गुड इवनिंग। हाय सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है। अल्लाह उसका साथ है। आप सब लोगों की। दोस्तों, आज भी मैं शराब के जहरीले गुट से दूर हूँ और एक बढ़िया जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो ऑरेंज सिटी ऑनलाइन ग्रुप नागपुर का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जो उन्होंने मुझे सातों दिन, सातों जो 7 सिंस बोले गए, 7 डेडली सिंस, इस पर अपने अनुभव साझा करने का मुझे मौका दिया। कोशिश करूंगा दोस्तों कि इन 13 सालों में जो भी मेरे अनुभव इन चीजों पे रहे हैं, वो आपके सामने में साझा करने की मैं कोशिश करूंगा। दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ही पता चला दोस्तों कि मैं अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से ग्रसित हूँ। यानी मैं जिस तरीके से शराब पी रहा था, या फिर सारा कुछ बर्बाद होने के बाद भी जो बार बार मैं शराब की तरफ में जा रहा था, तो वो सिर्फ कोई एक लत या आदत नहीं है। ये एक प्रकार की बीमारी है जिसे अल्कोहलिज्म कहा गया है, मद्यपाश। ये मुझे पहली बार यहाँ आने के बाद पता चला दोस्तों। और बीमारियों के बारे में तो कई बार सुना था। मैं खुद भी कुछ बीमारियों से, लेकिन पहली बार ऐसी बीमारी सुनी कि जो दोस्तों लगी हुई नहीं है, बल्कि मेरी आत्मा को भी लगी हुई बीमारी है। आत्मा का मतलब ए में अपनी पर्सनैलिटी को लगाया गया है दोस्तों। बिग बुक चैप्टर 5 में बड़ा साफ लिखा है दोस्तों कि अल्कोहल सिर्फ एक सिम्टम है। असली जो जड़ है दोस्तों हमारी बर्बादी की, वो कुछ और है। और इसीलिए बोला गया है कि अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म। इस बात को मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के कई सालों के बाद में मुझे ये बात समझने का मौका मिला। ए में तो मैं आया इसलिए था कि भाई शराब बंद हो जाए। कुछ कुछ लोग बोलते थे कि यार तू बहुत अच्छा है, तेरा सब बढ़िया है, तू अगर शराब बंद कर देगा ना तेरा सब बढ़िया हो जाएगा। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि हाँ यार बराबर है यार, ये शराब ही खराब है अपनी। ये अगर बंद हो जाएगी ना तो सब बल्ले बल्ले हो जाएगा। लेकिन ए में आने के बाद में मेरे पहले आए हुए सदस्य मुझे बार बार बता रहे थे, चेता रहे थे कि ऐसा नहीं है। ये जो प्रोग्राम है शराब बंद करने के बाद शुरू होता है। शराब बंद करने भर से ये खत्म नहीं होता। और अब मेरी शराब बंद करने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। न आए। और उसके साथ साथ दोस्तों, ये जो बगैर शराब का जो जीवन है, मद्य मुक्त जीवन, वो जीवन में आनंद आना चाहिए, खुशी आनी चाहिए, हैप्पी जॉयस एंड फ्री। अगर ये नहीं हो पाया मेरी जिंदगी में, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मैं फिर कभी भी शराब की तरफ में जा सकता हूं। या फिर अगर मैंने शराब नहीं भी पी, तो एक ऐसी जिंदगी में जीऊंगा कि जिसमें कोई मजा नहीं रहेगा। सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा पीने के दिनों में था। तो हर मीटिंग में हर पुराना सदस्य दोस्तों ये बात बार बार बोल रहा था, लेकिन जल्दी समझ में नहीं आई। मगर धीरे धीरे जो मैं अनुभव करते गया, अपने 15 साल के शराबी जीवन में भी मैंने झांका, और ए में आने के बाद में और भी भाइयों के मैं अनुभव देख रहा था कि कैसे वो ए में आने के बाद भी बार बार शराब की तरफ में जा रहे हैं। उनमें से कई लोग दुनिया से निकल गए। कुछ दारू पीते रहे तो उनकी जिंदगी
वो जिंदगी नहीं बोल सकते थे कि जिसको एक अच्छी जिंदगी बोली जा सकती है। और इन्हीं सब चीजों ने दोस्तों मुझे वापस इस प्रोग्राम पे लाया। क्या ये प्रोग्राम बोलना चाहता है? जब मैंने बिग मेमोरी की शेयरिंग ध्यान से सुननी शुरू की, तो उसमें मुझे ये समझ में आया दोस्तों कि हूँ कि वो एक स्पिरिचुअल बीमारी भी है, स्पिरिचुअल सिकनेस बोला है बिग बुक चैप्टर 5 में। और इसीलिए जब हम अपनी स्पिरिचुअल सिकनेस यानी आध्यात्मिक बीमारी पे काम करते हैं, तब जाके कहीं तो भी धीरे धीरे हम मेंटली और फिजिकली मजबूत होते चले जाते हैं। मेरे जैसा शराबी ए में आने के बाद में जैसी नशा फटती है और वो बर्बादियों का मंजर सामने में देखता है, तो सबसे पहले कोई चीज अगर उसको लगती है तो वो है भौतिक प्रगति, कि जितना भी लॉस हुआ वो लॉस अब पूरा हो जाए, मैं जल्द से ज्यादा पैसा कमाऊं, बीवी बच्चे छोड़ के चले गए हैं तो वो वापस आए, घरदार बिका है तो वो वापस आए, पैदल चल रहा हूं तो गाड़ी पे आ जाऊं, फुटपाथ पे सो रहा था तो बंगले बन जाए। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने बोला है दोस्तों कि ये भी चीजें डिपेंड करती है मेरी स्पिरिचुअल रिकवरी पे। अगर मैंने अपनी आध्यात्मिक बीमारी पे काम नहीं किया तो ये चीजें भी मुझे हासिल होने वाली नहीं है, और अगर हासिल हो भी गई तो मैं अपनी जिंदगी में एक चित्त शांति को, एक मन शांति को, पीस ऑफ माइंड को अनुभव नहीं करूंगा, और हमेशा मैं खतरे में रहूंगा। जब ये चीजें मैंने अपने और लोगों के अनुभव से भी जब मैंने समझी, तब जाके कहीं तो भी मैंने एक रेगुलर स्पॉन्सर बनाया दोस्तों, जिसको हम मार्गदर्शक कहते हैं, जो मेरे पहले ए में आया है, जो इस प्रोग्राम पे चला है। ये प्रोग्राम दोस्तों आध्यात्मिक प्रोग्राम बोला गया है, और इसीलिए अकेले मैं ये प्रोग्राम नहीं ले सकता, मैं नहीं समझ सकता। मैं एक ऐसा ईगोइस्ट इंसान हूं, इतना अहंकारी इंसान हूं कि मैं अपनी गलतियां कभी कबूल नहीं करता। मेरे अंदर में एक सुप्रीम होने की भावना है, किंग बेबी सिंड्रोम जिसको बोला जाता है। साइकेट्रिक लोग बोलते हैं कि पैदाइशी माँ के गर्भ से ही ये भावना लेकर पैदा होते हैं। अगर आदमी है तो किंग बेबी सिंड्रोम, और औरत है तो क्वीन बेबी सिंड्रोम। ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। और ये जो भावना है दोस्तों, ये हमको आई एम डिफरेंट वाली फीलिंग में ले जाती है, मैं बाकी लोगों से अलग हूं। यही दोस्तों जिसे ईगो कहा गया है, प्राइड कहा गया है, जो मुझे सेल्फ जस्टिफिकेशन के लिए तैयार करता है, अपना समर्थन करने का, अपने आप का समर्थन करने का। चाहे मैं कितना भी गलत करूं, कितना भी गलत विचार करूं, लेकिन कैसे मैं सही हूं। और ये मेरी प्रोग्रेस की सबसे बड़ी रुकावट है दोस्तों, क्योंकि ये जो चीज है, ये जो मेरा अहंकार है, ये मेरे दोनों कान बंद कर देता। मैं किसी की भी सुनना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे ईगो रहता है, भाई मैं तो सब जानता हूं, ये आगे वाला क्या बताएगा। मुझे मेरे एजुकेशन का घमंड हो सकता है, मुझे मैं जिस वातावरण से परिस्थितियों से अगर निकलता हूं, हो सकता है उसका घमंड हो, मेरे में कुछ क्वालिटीज है उसका घमंड हो। और ये चीजें दोस्तों मुझे कहीं तो भी लोगों की सुनने ही नहीं देती, एक डिनायल मोड पे हमेशा रहता, जो मैंने मेरे साथ में अनुभव की दोस्तों। मेरे घर में मेरे पिताजी भी शराबी थे, बचपन से ही मैंने उनकी बर्बादी मैंने देखी थी, और मैं जानता था एक शराबी कैसे खुद बर्बाद होता है और कैसे उसके परिवार को सारा सहन करना पड़ता है। और उसके बावजूद दोस्तों मेरी जिंदगी में शराब आई, और जब मैंने शराब पी तो वो उस मेरे शराब पीने से मेरे घर के लोगों को, उनको कोई मजा नहीं आने वाला था। कहीं मजे के लिए, अपने फायदे के लिए शराब में पी रहा था। मेरा स्वार्थीपन, मेरा सेल्फिशनेस,
मेरी शराब दिखने लगी और वो मुझे समझाने लगे, हो चुकी है, तू पढ़ा लिखा लड़का है, एक्सक्यूज देता था कि यार ऐसा नहीं है, मेरा वैसा नहीं है बाकी, मैं उधार नहीं पीता, मैं लिमिट में पीता हूँ, मैं गाली गलौज नहीं करता, मेरे पीने से, और एक अलग ही प्रकार का ईगो आ गया था कि देखो मैं कितनी भी पी लेता हूँ बॉस, लेकिन हिलता तक नहीं, और ये तो देखो बाकी के लोग थोड़ी पीते हैं और बहुत ज्यादा की बताते हैं। ये जो बाकी लोगों के साथ में जो हादसे हो रहे हैं या बर्बादियां हो रही है ना, वो मेरे साथ में नहीं हो सकती, क्योंकि आई एम डिफरेंट, मैं इन बाकी लोगों से अलग हूं। यही जो मेरा ईगोइस्ट नेचर था दोस्तों, जो मेरी अहंकारी वृत्ति थी, आज मैं मानता हूं कि इसी ने मुझे बर्बाद किया। जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की 12 कदम 12 रूढ़ियों में जो चौथे कदम का जो चैप्टर है, उस पर ये सातों पापों के बारे में लिखा है। जो हमारे स्वभाव के दोष है दोस्तों, हमारी नेचुरल इंस्टिक्ट है, जो हमेशा हमें कहीं तो भी हमारी जिंदगी की बर्बादियों की तरफ लेकर जाने का काम करती है। और इसमें जो पहले नंबर पे रखा गया है, वो है दोस्तों प्राइड, ईगो। वो पहला नंबर ऐसा ही नहीं है कि संयोग से नहीं है दोस्तों, क्योंकि बाकी हमारी सारी जो समस्याओं का जो जन्मदाता है ना दोस्तों, वो ए में आने के बाद पता चला कि ये हमारा प्राइड ही रहता है, जो मुझे हर बात पे सेल्फ जस्टिफिकेशन के लिए तैयार करता है। मैं जो भी कर रहा हूं, जो भी सोच रहा हूं, जो भी बोल रहा हूं, वो बिल्कुल सही है, चाहे वो लोगों की नजरों में गलत हो, लेकिन मैं उसको बराबर सही साबित करने की कोशिश करता हूं। मेरे भी साथ वही हुआ। धीरे धीरे शराब बढ़ते गई, और जो जो मैं लोगों के बारे में बोलता था कि मेरा ऐसा नहीं है, सारी चीजें दोस्तों मेरे साथ में होने लगी। मैं भी दारू के लिए उधार करने लगा, लोगों के पीछे पड़ने लगा, झूठ बोलने लगा, टोपी पहनाने लगा, घर में ही चोरी करने लगा। चोरी के बारे में बोला गया है दोस्तों कि दूसरों के घर में चोरी ही चोरी नहीं होती, हम अपने घर में और अपने पैसों की भी चोरी करते हैं, वो भी चोरी होती है। नाली में गिरना ही, नाली में किसी का गिरना नहीं होता, अगर मैं मखमल पे बस बिस्तरे पे भी गिर रहा हूं तो वो भी गिरना ही होता है। ये सारी चीजें ए में आने के बाद समझ में आई। तो कहीं तो भी दोस्तों अल्कोहल ने मेरे अंदर के जो, मेरे चरित्र के जो दोष है, उन दोषों को कहीं तो भी बढ़ावा देने का काम किया, और उसके साथ साथ मेरे चरित्र के दोष मेरी शराब को बढ़ाने का काम करने लग गए। एक मिनट बंधु। तो दोस्तों कहीं तो भी ये आप लोगों के अनुभव से ही समझ में आया कि मेरी बर्बादी की अगर कोई जड़ है, तो वो है दोस्तों ये मेरी पर्सनैलिटी में रहने वाले ये डिफेक्ट। जब मैंने स्पॉन्सर के साथ में बैठ के अपने चौथे कदम की छानबीन करनी शुरू की, अपने 15 साल के इतिहास में मैंने झांका, तो उसके निष्कर्ष पे आज मैं पहुंचा हूं दोस्तों कि मेरी बर्बादी की जो जड़ है, ये मेरा प्राइड था। मैं दोस्तों इसी 24 घंटे के शराबीपन की वजह से मैं बीमार गिर गई थी, एक पाव से हल्का लंगड़ापन आ गया था, और मैं 11 महीने बेड पे रहा दोस्तों। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि बिल्कुल मैं हड्डियों का ढांचा बन गया था। जो भी मेरे वेल विशर देखते थे तो वो बोलते थे कि ये ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। काफी सालों के बाद में एक दोस्त मिले, और मेरे अच्छे दोस्त है वो, तो बोले यार हम में आए थे तो हमारी देखने की हिम्मत नहीं होती थी, बोले तुझे इतनी बुरी हालत थी बोले। तो
ईश्वर ने कुछ प्लान किया होगा तो 2003 में मुझे उस बीमारी से बचाया। और जो बोलते हैं ना कंडीशनल सरेंडर, कि जब हम मुसीबत में होते हैं फिर कोई रास्ता नहीं बचता तो हम कंडीशनल हार मानते हैं। तो वैसे ही कंडीशनल हार मैंने 2003 की बीमारी में मानी थी। और मैंने ये विचार किया था कि अब इसके बाद में शराब नहीं पिएंगे, यहां से एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब मैं 11 महीने के बाद में रिकवर होने के बाद में जब मैं पे मैं लौटा, फिर एक बार कुछ लोगों के साथ में एक बार में बैठने का मौका मिला। मैं विचार नहीं पीऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये शराब कितनी पावरफुल है, कितनी कनिंग है, कितनी बैफलिंग है। मेरी सबसे बड़ी जो गलती हुई दोस्तों वो ये थी कि मैं उन शराब पीने वालों के साथ में बार के अंदर बैठा। खैर, ये बोल सकते हैं कि मैं ए में नहीं था तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं शराब के मामले में पावरलेस हूं या फिर कोई अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से पीड़ित हूं। लेकिन एक कॉमन सेंस होता है कि अगर मैं जिस चीज की वजह से मैं मरते मरते बचा हूं तो मैं उस चीज से दूर रहूं। लेकिन मैंने तो खुद को न्योता दिया था, मैं खुद उनके साथ में जाके बैठा, ये सोच के कि भाई मैं शराब चना खाऊंगा। लेकिन जब दोस्तों शराब परोसी गई और उन्होंने बोले ले ले, इतनी भयानक मरण शैया से उठने के बाद मेरी जिंदगी में फिर दोबारा शराब आई। आखिरकार दोस्तों, जो हालात बद थे वो और बद से बदतर बन गए। और वो साफ दिख रहा था दोस्तों कि ये सब शराब की वजह से हो रहा है। मेरी जिंदगी का हर फ्रंट बर्बाद हो गया है। आखिरी दिनों में चक्कर आकर गिरना, हाथ पांव टेढ़े हो जाना, ये शुरू हो गया था। सवेरे उठते बराबर शराब लगती थी। शादी नहीं हुई थी, एक अच्छे प्रोफेशन में मैं गया था, उस प्रोफेशन में मैं शराब की बोतल ही लेकर गया था, जिसकी वजह से वो प्रोफेशन शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया था। जो कुछ बची खुची सहानुभूति लोगों के दिलों में थी, 2003 की बीमारी के बाद जब फिर दोबारा मेरी जिंदगी में शराब आई, वो बची खुची सहानुभूति भी खत्म। और अब मैंने लोगों की नजरों में अपने लिए नफरत देखा था दोस्तों, नफरत। क्योंकि लोग मेरे से चिढ़ गए थे, ये क्या आदमी है बोले, ये साला ये अभी मरते मरते बचा है, इसके घर की हालत पहले ही खराब है और उसके बावजूद ये आदमी फिर शराब पी रहा है। तो इन चीजों ने लोगों के दिलो दिमाग पे, मेरे दोस्त रिश्तेदार पड़ोसियों के दिलो दिमाग पे मेरे खिलाफ में जहर भर दिया था, नफरत पैदा हो गई। और ये चीजें आखिरकार मुझे अकेलेपन की तरफ लेके गई। आज भी याद करता हूं कि सवेरे शाम दारू के अड्डों पे मैं 2-2 घंटे बैठकर क्या करता था। तो ये मेरा अकेलापन था और जिसके लिए मैं खुद जिम्मेदार था। मैंने लोगों की नहीं सुनी, मैंने लोगों को सताया, रुलाया, खून क्या सु रुलाया। और उसी का नतीजा मिला दोस्तों कि आखिरकार मेरा सोशल बायकॉट कर दिया गया। तो इस हालात में अगर मुझे किसी ने लाया है तो आज मैं मानता हूं दोस्तों कि ये मेरा प्राइड था, मेरा ईगो था कि मैं मैनेज कर लूंगा, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन दोस्तों, शराब को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इसी अल्कोहल ने दोस्तों मुझे जमीन चाटने के लिए मजबूर कर दिया। ये प्रोग्राम बोला जाता है दोस्तों ईगो डिफ्लेशन का प्रोग्राम। 12 कदम है, वो हमारे ईगो को डिफ्लेक्ट करने वाले कदम है। और जब तक मेरा ईगो डिफ्लेक्ट नहीं होता, मेरे अहंकार का खच्चीकरण नहीं होता, मेरे अंदर ह्यूमिलिटी नहीं आती दोस्तों, विनम्रता नहीं आती, नहीं तो भी अपनी वास्तविकता कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। बड़ा अच्छा लिखा है दोस्तों, शुरुआत में ही लिखा है 12 कदम 12 रूढ़ियों में कि मेरे जैसे अल्कोहलिक के अंदर में जब तक थोड़ी बहुत विनम्रता नहीं आती, ह्यूमिलिटी नहीं आती, वो अपने आप को सोबर नहीं रख सकता। हमारी सारी 12 कदम
ऑडिशन का जो एम है दोस्तों वो यही है कि मैं मेरे जैसे अल्कोहलिक के अंदर में ज्यादा से ज्यादा एक विनम्रता के भाव। ह्यूमिलिटी का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि मैं कायर बन जाता हूं या कहीं तभी एक कुछ कमतर हो जाता हूं। इसका ये भी मतलब नहीं है कि भाई हमेशा मीठा मीठा बोलने वाला, झुक कर बात करने वाला, यही विनम्रता की पहचान है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जो विनम्रता को मैं समझ पाया, जो हमारे घमंड का दूसरा यानी दूसरा हिस्सा है, जैसा सिक्के का दूसरा पहलू होता है दोस्तों, तो वैसा ही हमारे अहंकार का, प्राइड का जो दूसरा पहलू है वो है विनम्रता। कि अपनी वास्तविकता को स्वीकार करना। मेरा जो घमंड था दोस्तों, जो मेरा प्राइड था, वो अपनी वास्तविकता को मुझे कबूल ही करने नहीं दे रहा था कि मैं शराब के मामले में कमजोर हूं, मैं शराब को सीमित मात्रा में नहीं पी सकता और मेरी जिंदगी अनमैनेजेबल हो चुकी है। मेरी शादी करना मेरे हाथ में नहीं था। मैं लड़कियां देखता था लेकिन रिजेक्ट हो जाता था क्योंकि लोगों को मालूम था कि ये तो अव्वल दर्जे का शराबी है। मेरा काम धंधा जो खराब हो गया था, वो काम धंधा ठीक करना मेरे हाथ में नहीं था। लोगों से जो मेरे संबंध खराब हो गए थे, वो संबंध ठीक करना उस वक्त मेरे हाथ में नहीं था। मेरी शरीर की हालत खराब हो गई थी, 35 किलो का मेरा वजन हो गया था, ये उसे ठीक करना उस वक्त मेरे हाथ में नहीं था। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों, जो मेरा ईगो है, जो मेरा प्राइड तैयार नहीं कर रहा था। और दोस्तों, हम अल्कोहलिक इतने इगोइस्ट होते हैं कि हमारे पैर कब्र में लटके हुए होते हैं। कई लोगों को मैंने ऐसा देखा और मैं खुद भी उनमें से एक हूं कि सारी बर्बादियां हो चुकी है, सारे अनुभव ले चुके हैं कि हम शराब को सीमित मात्रा में नहीं पी सकते, हमारी जिंदगी अब बर्बाद हो चुकी है। मगर उसके बावजूद दोस्तों, हम मानने को तैयार नहीं। हम ए में आने के बाद एक्सपेरिमेंट करते ही रहते, प्रयोग चालू ही रहता है। अरे कुछ नहीं होता ना, हो गया, कल वो ज्यादा ले लिए थे इसलिए ऐसा हुआ। हाँ ठीक है, हुई है बर्बादी, लेकिन मैनेज कर लेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम शराब को हैंडल नहीं कर सकते? ये ईगो आखिर दोस्तों मेरे जैसे शराबी को मौत के घाट उतार के ही दम लेता है। लेकिन जैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद मुझे पहला पाठ आप लोगों ने सिखाया कि सरेंडर करना पड़ेगा। तब से पहले घुटने टेकने पड़ेंगे पहले कदम पे। दोस्तों, मैं आज बोल सकता हूं कि जब हम पहले कदम पे शराब के मामले में अपने आप को पावरलेस मानते हैं, अपने घुटने टेक कर सरेंडर करते हैं, तो वो जो सरेंडर है, वो जो हार मानना है, वो शराब के मामले में नहीं होता। वो हमारे अहंकार का सरेंडर होता है, हमारा ईगो का टूटना होता है। ईगो डिफ्लेशन जो पहले कदम से ही शुरू होता है दोस्तों। जैसा मैंने मेरा शराब के मामले में घमंड टूट, से ही मैं विनम्रता से स्वीकार करता हूँ, ह्यूमिलिटी मेरे अंदर आती है कि नहीं, मैं छोटा और शराब बड़ी। मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं अपनी वास्तविकता को कि मैं शराब को कभी भी हैंडल नहीं कर पाऊंगा। मेरी जिंदगी मेरे हाथ में नहीं है ठीक करना। और यहां से दोस्तों मेरे जैसे शराबी का एक नया जीवन शुरू होता है। लेकिन ये ह्यूमिलिटी जो मेरे अंदर आई है, ये जो घमंड मेरा टूटा है, ये सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। अब आगे का जो प्रोग्राम है दोस्तों, मैं अगर शराब बंद करके एक हैप्पी लाइफ जीना चाहता हूं, एक सबके लिए उपयोगी लाइफ जीना चाहता हूं, तो मुझे इन 12 कदमों को प्रैक्टिस करना पड़ता है। हर कदम पे अपने ईगो का खच्चीकरण करना पड़ता है। और दोस्तों, जब हम जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम लेते जाते हैं, हमारा ईगो टूटते जाता है। और जैसे जैसे हमारा ईगो टूटता है, हमारे अंदर में जो वास्तविक जो विनम्रता है दोस्तों, उसके लिए अब हमको ढोंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मैं अंदर से कुछ हूं और बाहर में कुछ दिखा रहा हूं। ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ती दोस्तों। लेकिन ये चीज दोस्तों मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग देखते हैं दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद कुछ महीनों, कुछ दिनों, कुछ सालों की सोबराइटी के बाद हमको ऐसा लगने लगता है कि यार हो गया ना, अभी
कितने मीटिंग करेंगे? अब काम धंधा भी देखना है, घर द्वार भी देखना है, भौतिक प्रगति भी करनी है। और फिर दोस्तों ये जो विचार है, ये हमको धीरे धीरे एक ही मीटिंग से दूर लेते जाता है, एक ही फेलोशिप से दूर लेते जाता है। ये दोस्तों हमारे ईगो की, बढ़ते ईगो की निशानी है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो शुरुआती दिनों में हमारे जो वेल विशर थे दोस्तों, अल्कोहलिक फाउंडेशन के ट्रस्टी भी थे, जाने माने साइकेट्रिक हैरी टर्बोट, उन्होंने दोस्तों अपना बहुत सुंदर लेख हम लोगों के लिए लिखा था ईगो सरेंडर पे। तो उन्होंने उसमें बोला था कि दोस्तों ये जो हमारा ईगो है वो कभी भी खत्म नहीं होता। कुछ समय के बाद कालांतर में ये जो ईगो, कहीं तो भी हमको लगता है कि अब ईगो मेरा खत्म हो गया, मेरे में पूरी विनम्रता आ गई, वो एक प्रकार का मेरा डिल्यूशन रहता है, भ्रम रहता है कि मैं तो अभी अहंकार मेरा सब टूट गया, मैं तो विनम्र हो गया। इस अहंकार के दोस्तों कई अनगिनत ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म रूप है जो समय के हिसाब से दोस्तों हमारे अंदर पैदा होते रहते हैं। जो बोलते हैं ना दोस्तों कि ईगो डिफ्लेशन का मतलब, यानी अहंकार के खच्चीकरण का मतलब किसी गुब्बारे के अंदर से हवा को निकालना होता है। लेकिन गुब्बारे के अंदर से हवा निकालने का चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, पूरी हवा कभी नहीं निकलती। थोड़ी ना थोड़ी हवा बिल्कुल रहती ही रहती है दोस्तों। और ठीक वैसे ही दोस्तों मेरा कैरेक्टर है। मेरे अंदर का ये जो किंग बेबी सिंड्रोम है, जो ईगो है, वो पूरी तरीके से कभी नहीं जाता दोस्तों। वो हर बार नए नए रूप में फिर बदलते रहता है, फिर प्रकट होते रहता है। और इसीलिए दोस्तों ये 12 कदमों का प्रोग्राम वन डे एट ए टाइम के आधार पे मुझे रोज के रोज प्रैक्टिस करने के लिए बोला गया है। रोज मुझे अपने अहंकार पे नजर रखनी पड़ती है कि मेरा घमंड जो है वो फिर न बढ़े। क्योंकि मेरा अगर घमंड फिर बढ़ गया और मेरी अगर मैंने नजर चुका दी तो मेरा फिर घात हो सकता है। जैसे कि अगर कुछ दिनों के बाद ए में आने के बाद में अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब काफी मीटिंग कर लिए, अभी तो काफी सालों की सोबराइटी हो गई, अब अपन यार ज्यादा मीटिंग नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे हम ए के प्रोग्राम से दूर होते चले जाते हैं। और हमको बताया गया दोस्तों कि हम अकेले की बदौलत शराब से दूर नहीं रह सकते। ये वी का प्रोग्राम है, आई का या मी का प्रोग्राम नहीं है। मुझे हमेशा ये याद रखना पड़ता है कि मैं एक अल्कोहलिक हूं और मैं अपनी बदौलत शराब से दूर नहीं रह सकता और अपनी बदौलत इस जिंदगी को भी हैंडल नहीं कर सकता। कहीं तो भी इस अल्कोहलिज्म नाम की खतरनाक बीमारी से बचने के लिए मुझे मिलकर ही लड़ना पड़ता है। लेकिन दोस्तों जब मैं पिंक क्लाउड में उड़ना शुरू होता हूँ, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, अति आत्मविश्वास से मैं जब भर जाता हूँ कि अब तो मुझे अल्कोहलिज्म भी समझ में आ गया, वन डे एट ए टाइम भी समझ में आ गया, तो अब मैं अपनी बदौलत शराब से दूर रह सकता हूँ। ए का लिटरेचर भी मैंने ले लिया हूँ, घर में पढ़कर मैं अब शराब से दूर रहूंगा। और फिर ए में अनगिनत उदाहरण है दोस्तों कि ये ख्याल देर सवेर हमारी रिकवरी को कमजोर करता है और फिर एक आध दिन हम फिर दारू के अड्डे पे दिखाई पड़ते हैं क्योंकि हमने अपनी वास्तविकता को भुला दी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आना, एक ही फेलोशिप के टच में रहना, कहीं तो भी ये हमारे ईगो के सरेंडर की निशानी है। और अगर मैं इस फेलोशिप से, इस प्रोग्राम से जब जब दूर होता हूं तो मैं इसको मान सकता हूं कि मेरा ईगो कहीं तो भी बढ़ रहा है। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी बदौलत जिंदगी संभाल लूंगा। ये हो गया सिर्फ शराब के मामले में। लेकिन ये जो मेरा प्राइड है, ये जो मेरा अहंकार है दोस्तों, मुझे एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए भी रोकने का काम करता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद मैं शराब से दूर हुआ, एक ही सर्विस में मैं जल्दी आ गया और बड़ा अच्छा नाम कमा रहा था। एक जमाने में जो लोग बोलते थे, गालियां देते थे कि साला ये बेवड़ा कल मरे सो आज मरे, आज वो मुझे मान सम्मान दे रहे थे कि देखो यार, आजकल ये लोगों की शराब बंद कर रहा है, लोगों की जिंदगी बचाने का काम कर रहा है। ए में भी सम्मान मिल रहा था, ए के बाहर भी लोगों का सम्मान मिल रहा था।
और मुझे लग रहा था कि यही प्रोग्राम है। और दोस्तों मैं अपने आप पे काम करना भूल गया। जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की रिकवरी के 12 कदम बोले जाते हैं, चौथे कदम पे अपनी छानबीन करना, अपने बारे में जानने की कोशिश करना कि किन किन प्रकार के चरित्र के दोषों से मैं भरा हूं, क्या क्या मेरी कमजोरियां है जो मेरा कभी भी घात कर सकती है, जिन पर आज हम 7 दिन चर्चा करने वाले हैं। अहंकार, लस्ट, सेक्स, जेलसी, तो इन पर मैं काम करने के लिए तैयार ही नहीं था। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलती है कि जब तक प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनैलिटी नहीं आएगी, मेरी भाषा में, मेरे विचारों में, मेरे व्यवहारों में अगर बदलाव नहीं आएगा, तो मैं अपने आप को ज्यादा दिन तक सोबर नहीं रख पाऊंगा, या फिर एक हैप्पी जो लाइफ है, एक जॉयस और फ्री लाइफ जो है, वो मैं नहीं उपभोग कर पाऊंगा। और वही मेरे साथ में हो रहा था। मेरी पर्सनैलिटी में कोई बदलाव नहीं आने की वजह से, जैसा आलम दोस्तों अल्कोहलिज्म के दिनों में था, ठीक वैसा ही आलम और परिस्थितियां ए में आने के बाद, शराब से दूरी के बाद भी मेरे साथ में थी। वही घमंडी पर्सनैलिटी, वही डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, किंग बेबी सिंड्रोम। मैं कैसा सही हूं, लोग कैसे गलत है, मेरे हिसाब से लोगों ने चलना चाहिए, मैं जैसा बोलता हूं वैसा करना चाहिए। मैंने दारू जो बंद किया तो मैंने लोगों पे उपकार किया है। अब इनको पुराने दिन बताओ क्या, जब ये मेरी सुन नहीं रहे। ये जो मेरा स्वभाव था दोस्तों, इस स्वभाव की वजह से, जैसा मैंने अल्कोहलिज्म में लोगों को दिल दुखाया था, खून के आंसू रुलाया था, ए में आने के बाद भी अपने आप पे काम नहीं करने की वजह से वही सारी चीजें जैसी की वैसी हो रही थी। सिर्फ शराब से मैं दूर था, लेकिन ए में जो बोलते हैं टू स्टेपर, जिसने पहला कदम ले लिया और सीधा 12वें कदम पे लोगों की कैरिंग द मैसेज का काम कर रहा है। ड्राई ड्रंक, सूखा शराबी, कुछ नहीं बदला था। न भाषा बदली थी, न व्यवहार बदले थे, न सोच बदली थी। और उसी की वजह से दोस्तों, जैसे ए में आने के पहले मेरे संबंध खराब हो रहे थे, तो वैसे ही दोस्तों ए में आने के बाद भी मेरे संबंध खराब हो रहे थे। मेरे घर के लोग मेरे से खुश नहीं थे, बाहर काम धंधे के लोग मेरे से नाराज थे। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं लोगों से खुन्नस कर रहा था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस जहां मैं अपनी जान बचाने के लिए आया हूं, वहां भी मैं लोगों से पंगे ले रहा था। यही मेरा प्राइड, मैं कैसा सही हूं, लोग कैसे गलत है, लोगों ने मेरे हिसाब से चलना चाहिए। चाहे वो ए का ग्रुप हो, मेरा होम ग्रुप हो, चाहे इंटर ग्रुप हो, चाहे ए की फेलोशिप हो, हर जगह मेरा डोमिनेशन, हर जगह लोगों पे ब्लेम करना कि लोग कैसे गलत है, वो कैसे किस तरीके से गलत कर रहे हैं। घर में भी वही हाल। और इन सारी चीजों ने दोस्तों कहीं तो भी, एक शराब छोड़ने के बाद में एक चित्त शांति, एक सुकून, एक समाधान मेरी जिंदगी में आना चाहिए। मैं अच्छी सर्विस कर रहा था, लोगों को कैरिंग द मैसेज का काम कर रहा था, नई जगह ए को लेके जाने का काम कर रहा था, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद में मेरी जिंदगी में कोई समाधान नहीं था, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं, कोई पीस ऑफ माइंड नहीं। और उसकी जड़ कहीं तो भी दोस्तों फिर मुझे चौथे कदम में मिली, जब मैंने 4 साल के बाद अपना स्पॉन्सर बनाया। उनके साथ उनका सहयोग लेके मैंने अपनी छानबीन की, अपनी जिंदगी की कि क्या क्या मेरे अंदर डिफेक्ट्स है जो मेरी आध्यात्मिक प्रगति को रोकने का काम कर रहे हैं। ये जब मैंने लिखा दोस्तों, 5वें कदम पे अपने स्पॉन्सर के साथ में मैंने डिस्कस किया, वहां ये मेरा सारा जो असली चरित्र है वो सामने में आया। और उसमें कोई नंबर 1 अगर कोई कारण होगा मेरी अशांति का, मेरी बर्बादी का, मेरे चिड़चिड़ेपन का, मेरे गुस्सेल स्वभाव का, लोगों से जो संबंध खराब हो रहे थे उसका, तो वो था दोस्तों ये प्राइड। मेरा जो अहंकार है दोस्तों, वो कभी भी लोगों से मिलजुल के मुझे काम करने नहीं देता। या तो मैं हमेशा टॉप पे बना रहना चाहता हूं, या फिर मैं लोगों के साथ मिलकर काम ही नहीं करना चाहता। मैं कभी भी लोगों का सहयोगी बनकर काम करने में कभी सक्सेस नहीं रहा। हमेशा या तो मुझे लोगों से ऊपर रहना है, या फिर लोगों के साथ में काम ही नहीं करना है, चाहे वो घर के लोग हो या बाहर के लोग हो, क्योंकि मैं सुप्रीम हूं, मैं कुछ विशेष हूं। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो प्रोग्राम है दोस्तों, हमारे ईगो को डिफ्लेट करके, हमारे अहंकार का खच्चीकरण करके, एक वास्तविक वास्तविक जो ह्यूमिलिटी है,
एक विनम्रता जो है, सच्ची विनम्रता, वो मेरे अंदर लाने का काम करता है। और हर कदम पे मेरा ईगो टूटता है और हर कदम पे दोस्तों मेरे अंदर विनम्रता बढ़ती है। पहले कदम पे मैंने शराब के मामले में हार माना, तो कहीं तो भी ये एक विनम्रता थी, मैंने वास्तविकता को कबूल किया कि नहीं, मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता। दूसरे और तीसरे कदम पे मेरा घमंड टूटा, जो मुझे लगता था कि ये दुनिया मैं चला रहा हूं, मैं दुनिया का भगवान हूं, जब मैं करूंगा तो ही होगा। लेकिन जब मैंने देखा कि ना तो मैं शराब बंद कर पा रहा था, ना अपनी जिंदगी को ठीक कर पा रहा था, वहां मेरा घमंड टूटा। और जब मैंने अपने से पावरफुल ताकत को स्वीकार किया, उसके हाथों में अपनी जिंदगी दी, ये एक विनम्रता का कदम था कि मैंने अपनी वास्तविकता को कबूल किया कि ये दुनिया मैं नहीं चला रहा, सब कुछ मेरी मर्जी के हिसाब से नहीं होगा। आज ये जो कदम है दोस्तों, मुझे बड़ा सुकून देता है, क्योंकि आज भी 24 आवर्स में मैं अपनी मनमानी करने की कोशिश करता हूं, जो मेरा स्वभाव है। सेल्फ विल रन राइट, अपनी मर्जी से दुनिया को चलाने की कोशिश करना, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को चलाने की कोशिश करना। और चीजें अगर मेरे फेवरेबल रही तो मैं खुश होता हूँ, और जहां चीजें मेरे विपरीत हुई तो मैं दुखी हो जाता हूँ, गुस्से में आ जाता हूँ, नाराज हो जाता हूँ। यही मेरी जिंदगी में अशांति का कारण है, मेरा ईगो, मेरा प्राइड। लेकिन जैसे ही दोस्तों मैंने अपने अहंकार को समझ के उस पर काम करना शुरू किया, अपनी वास्तविकता को मैंने कबूल किया, तो मैं एक पीस ऑफ माइंड को जानने लगा, एक चित्त शांति मेरे अंदर में आने लगी। एक जो लड़ाई हमेशा जारी थी दोस्तों, लोगों से, परिस्थितियों से, सिचुएशन से, ये लड़ाई आज कहीं तो भी बंद हो गई। ऐसा नहीं कि आज गलतियां नहीं होती, होती है। आज भी जो पुराना जो माइंड है मेरा, वो आज भी काम करता है कि मेरे हिसाब से होना चाहिए, लोग मेरे हिसाब से चलने चाहिए, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा मेरी जिंदगी में होना चाहिए। लेकिन थैंक्स गॉड, ये एक ही प्रोग्राम की बदौलत आज मैं अपनी वास्तविकता को जानता हूँ कि ऐसा होने वाला नहीं है। ब्लेमिंग नेचर, लोगों को ब्लेम करना, मेरा सारे अल्कोहलिज्म का दोष मैं पिताजी को देता था, वो भी शराबी थे। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब चौथे कदम पे मैंने इन्वेंट्री ली, पांचवें कदम पे अपने स्पॉन्सर के साथ में बैठकर जब मैं बात किया, मुझे मेरी वास्तविकता पता चली कि मैं लोगों को ब्लेम करने वाला कौन हूं। सबसे पहला अपराधी तो मैं हूं, सबसे ज्यादा गलतियां तो मेरी है। वहां मेरा घमंड टूटा, जो मैं डुअल पर्सनैलिटी में जी रहा था, दोहरा व्यक्तिमत्व, लोगों को मैं दिखा कुछ रहा था और अंदर से असल में और कुछ था। वहां मेरा घमंड टूटा। छठवें सातवें कदम पे मेरा घमंड टूटा। वहां मेरे अंदर में एक नम्रता आई कि ये जो मेरे चरित्र के दोष है, इनको निकालना भी मेरे हाथ में नहीं है। जैसा मैं शराब के मामले में पावरलेस हूं, वैसा ही ये जो मेरे चरित्र के जो दोष है, इनको भी मैं अपने हाथों से हैंडल नहीं कर सकता, इनको मैं अपने अंदर से निकाल नहीं सकता। वहां भी मुझे कहीं तो भी मेरी समझ का जो ईश्वर है, जो भी मेरी उच्च शक्ति है, उसके सामने में घुटने टेकने पड़ते हैं। दोस्तों, आज भी मेरा स्वभाव का डिफेक्ट है कि मैं एक शॉर्ट टेम्पर्ड हूं। अचानक मैं भड़क जाता हूं, अचानक मुझे गुस्सा आ जाता है। कभी कभी बिल्कुल मैं उसको काबू नहीं कर पाता। और फिर जब वो गुस्सा आता है तो फिर कभी माँ पे भड़को, कभी बीवी पे भड़को, कभी बच्चों पे भड़को, कभी किसी ए मेंबर पे भड़को, या कभी काम धंधे में जो भी अपने जिनके काम हम करते हैं उन पर भड़को। और मैं खुद समझ रहा था कि ये चीजें मेरे लिए घातक है, क्योंकि ये मेरी अपनी मानसिक शांति को खराब करती है। क्योंकि जब मैं भड़कता हूँ या किसी को कुछ बोल देता हूँ तब तो कुछ नहीं होता, लेकिन बाद में मेरा मन मेरे को खाते रहता है, जिसको बोला गया इमोशनल हैंगओवर। यानी जब दोस्तों एक जमाना था, पीने का हैंगओवर रहता था शराब का, रात को बहुत पी लिए तो दूसरे दिन वो शराब हमारे दिलो दिमाग पे छाई हुई होती थी, जिसको हम हैंगओवर बोलते थे। नहीं पिए हुए हैं फिर भी ऐसा लगना कि पिए हुए हैं, सर भारी लगना। ए में आने के बाद में पता चला दोस्तों कि अब एक नया हैंगओवर है, वो है इमोशनल हैंगओवर। अगर मैं कहीं भी कुछ भी गलत काम करता हूं, मेरी भाषा से, मेरे व्यवहार से, मेरे आचरण से, तो वो जो गलत काम है वो मेरे दिलो दिमाग पे हावी हो जाते हैं और वो मुझे परेशान करते रहते हैं। और ये चीज मैं ए में आने के बाद अनुभव करता हूँ आज, कि सवेरे अगर मैंने घर के लोगों को या और किसी को कुछ बोलकर अगर मैं निकला,
चीज मुझे दिन भर खाते रहती है, अरे यार ऐसे गलती हो गई। ए में आने के पहले मैं सेल्फ जस्टिफिकेशन वाला इंसान था कि नहीं, अपन ने जो भी किए वो सब सही है। मगर अब ए में प्रोग्राम समझने के बाद में ये चीजें आसान नहीं होती, अब इसको पचाना मुश्किल है। अब गलतियां समझ में आती है, और इसके पीछे में कौन है दोस्तों, मैं क्यों भड़कता हूँ लोगों पे, क्यों चिढ़ता हूँ, क्यों लोगों से खुन्नस पालता हूँ। उसके पीछे का कारण एक ही है, मेरा प्राइड। मैं चाहता हूँ कि चीजें मेरे हिसाब से हो, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होना चाहिए, चाहे घर हो या बाहर हो। और नहीं हुआ तो मैं भड़क जाता हूँ, चिढ़ता हूँ, गुस्से में आ जाता हूँ। तो ये चीजें ए में आने के बाद में आज समझने को मिली। आज अल्कोहलिक एनोनिमस जो एम रखा है वो है दोस्तों की पीस ऑफ माइंड। मेरा मन शांत रहना चाहिए, मैं एक चित्त शांति को अनुभव करना चाहिए। अगर मेरे जैसा शराबी छोड़ जा सकता है। चलिए, शराब तो आखिर की बात है, बात की बात है दोस्तों। लेकिन ये जो मेरा अहंकार है या जो मेरे स्वभाव के दोष जो है, अहंकार के साथ साथ और भी बाकी जो दोष है जिसपे हम आगे में भी चर्चा करेंगे, तो ये मुझे एक हैप्पी जॉयस और फ्री, एक आनंदी जो जीवन है दोस्तों, वो जीने से रोकने का काम करती है। जॉय ऑफ लाइफ जो बोला गया है, जीने का आनंद, ये मेरी जिंदगी में कहीं तो भी इसमें रुकावट बनने का काम ये हमारे जो चरित्र के दोष है, जिनको डेडली 7 डेडली सिंस कहा गया है, ये करते हैं दोस्तों। और अगर मैं आज इसको समझता हूं और इस पर मैं काम करता हूं, तो जरूर दोस्तों मुझे इसका फायदा होता है। आज दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि ए में आने के बाद में इन चीजों को समझने का मौका मिला। बाहर की दुनिया में अगर मैं शराब से दूर होता तो शायद मैं अपने बारे में इतना नहीं जान पाता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस को जो आध्यात्मिक प्रोग्राम बोला गया है, अपनी आत्मा का अध्ययन करना, अपने आप के बारे में जानना, अपनी खोज करना कि क्या मेरे अंदर में सही है, क्या मेरे अंदर में गलत है, और ये मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। ये जब मैं जानता हूं दोस्तों, तो उसकी तीव्रता को समझ के उस पर काम करने की मैं कोशिश करता हूं। अनगिनत लोगों को दोस्तों मैंने इस प्राइड और ईगो की वजह से अल्कोहलिक्स एनोनिमस के दरवाजे से बाहर जाते हुए देखा, कि जिन्होंने इस सिंपल से प्रोग्राम को नम्रता के साथ में स्वीकार नहीं किया, अपने ईगो का सरेंडर नहीं किया, वो लोग दोस्तों आज दुनिया में नहीं है। आज भी कई भाई हमारे ए में आने के बाद में भी बाहर की दुनिया में चले गए और आज शराब पी रहे, लेकिन उनकी जिंदगी और बद से बदतर है। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब से आया तब से इस ए की फेलोशिप और ए के प्रोग्राम के टच में हूँ। जब मैं ए की फेलोशिप में रहता हूँ, ए के प्रोग्राम में रहता हूँ, तो मैं हमेशा इस बात को ध्यान रखता हूँ दोस्तों, मैं एक अल्कोहलिक हूँ। ईगो बढ़ने से रोकने का काम करती है। इसीलिए बोला जाता है कि मीटिंग करो, ए की फेलोशिप में रहो, ए के लिटरेचर को पढ़ो। अगर मैं इससे दूर होता हूं तो कहीं तो भी मैं वास्तविकता को भूलने का काम करता हूं, जो मेरा ईगो कभी भी बढ़ा सकता है और फिर मुझे शराब के अड्डे तक लेके जा सकता है। लेकिन अगर मैं अपनी वास्तविकता को कबूल करके, अपने ईगो का सरेंडर करके एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं, तो दोस्तों मेरी सोपराइटी भी महकती है, और उसका जो फायदा है ना सिर्फ मुझे होता है दोस्तों, बल्कि जो मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी इसका फायदा मिलता है। तो दोस्तों काफी बड़ा सब्जेक्ट है ये, काफी कुछ बोला जा सकता है, लेकिन आज जितने भी मेरे जो भी अनुभव थे, जो भी मैं बताना सोच रहा था, मैं भगवान की कृपा है कि जितना भी मैं बोल पाया, वो मेरे अनुभव मैंने आपके सामने में रखा और आपने सुन लिया। धन्यवाद, थैंक यू।